अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके जी, आज जो है हम बेसिक इंस्ट्रक्शंस देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो हमको जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली इंस्ट्रक्शन जो है इन दैट कॉन्टेक्स्ट दैट इज़ मूव इंस्ट्रक्शन। मूव इंस्ट्रक्शन जो है एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये क्या करती है कि आपके जो है जो सोर्स वैल्यू होती है उसकी कॉपी जो है वो डेस्टिनेशन के अंदर शिफ्ट करती है। इट्स जस्ट लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर। जिस तरह आप सी प्लस प्लस के अंदर जो है ए साइन बी करते हैं, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी। उसका क्या मतलब होता है कि बी की वैल्यू जो है वो हम ए को असाइन कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरह जो है मूव इंस्ट्रक्शन हमारी वर्क करती है कि मूव डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। तो सोर्स की जो वैल्यू होती है वो डेस्टिनेशन के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाती है। तो मूव इंस्ट्रक्शन जो है इसकी एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो ये जो है हमारे पास मूव इंस्ट्रक्शन है। मूव ए एक्स कॉमा वर्ड वन। तो वर्ड वन यहाँ पे क्या है, ये सोर्स ऑपरेंड है, ये एक वेरिएबल है। और ए एक्स जो है ये डेस्टिनेशन रजिस्टर है जिसके अंदर जो है हम इस सोर्स ऑपरेंड की वैल्यू जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। रिमेंबर, जो सोर्स ऑपरेंड है उसकी वैल्यू जब वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ये जस्ट एक कॉपी ऑपरेशन होता है जिसमें सोर्स की वैल्यू जो है वो कॉपी हो जाती है डेस्टिनेशन के अंदर। तो बोथ जो है डेस्टिनेशन और सोर्स जब ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, यानी ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेती है, तो दोनों के अंदर जो सेम वैल्यू होगी, यानी जो सोर्स की वैल्यू होगी वही जो है उसके बाद डेस्टिनेशन के अंदर शिफ्ट हो जाती है। इसी तरह जो है ये यहाँ पे हम मेमोरी को शिफ्ट कर रहे हैं। वर्ड वन जो है वो मेमोरी वेरिएबल है, उसको रजिस्टर के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरी एग्जांपल जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, मूव ए एक्स कॉमा बी एक्स, यानी हम दो रजिस्टर्स को आपस में बी एक्स रजिस्टर जो है उसको शिफ्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू को ए एक्स के अंदर। मीन्स कि आपका सोर्स ऑपरेंड जो है ये मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, या जो है ये कोई रजिस्टर भी हो सकता है। इसके अलावा जो है ये कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, आप उसको भी डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। जैसे ये थर्ड एग्जांपल है, मूव ए एच कॉमा ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जो हमारा करेक्टर ए है ये हम मूव कर रहे हैं ए एच रजिस्टर के अंदर। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और जो है वो मेंशन जो मैं कर दूँ कि डेस्टिनेशन जो है ये आपकी 16 बिट भी हो सकती है, 8 बिट भी हो सकती है। जैसे जो पहली दो एग्जांपल्स हैं उसके अंदर हमारी डेस्टिनेशन जो है वो ए एक्स रजिस्टर है जो कि एक 16 बिट रजिस्टर था। लेकिन ये जो दूसरी हमारी एग्जांपल, ये थर्ड एग्जांपल जो हम देख रहे हैं जिसमें हमने ए एच के अंदर ए को मूव किया है, यहाँ पे जो है ए एच जो है वो एक 8 बिट रजिस्टर है। तो दिस मीन्स कि हमारा डेस्टिनेशन जो है, ये पहली बात तो ये कि ये कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये 8 बिट रजिस्टर भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली जो है हम इसको सोर्स का साइज भी इसी डेस्टिनेशन के मुताबिक होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर जो है हम डेस्टिनेशन को ए एक्स यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, तो हमारा जो सोर्स ऑपरेंड है वो भी 16 बिट होना चाहिए, यानी दोनों का साइज़ जो है वो मैच करना चाहिए, उसके अंदर मिसमैच नहीं होना चाहिए। सोर्स और डेस्टिनेशन का साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी मूव ए एक्स कॉमा बी एल। अब ए एक्स क्या है, डेस्टिनेशन है जो कि 16 बिट है, और मूव आप क्या कर रहे हैं, सोर्स आप बी एल है आपका जो कि एक 8 बिट रजिस्टर है। तो अब यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ जाएगा क्योंकि ये मिसमैच जो है उसके साइज़ के बीच में हो गया, सोर्स और ऑपरेंड के साइज़ का, तो लिहाजा जो है उसको अलाउ नहीं करेगा। ओके, ये जो है ये कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं जो कि अलाउड हैं कि मूव जो है उसके अंदर सोर्स जो है वो आपका जनरल पर्पस रजिस्टर हो सकता है और डेस्टिनेशन जो है वो जनरल पर्पस रजिस्टर हो सकती है, यस। तो आप कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर एज ए सोर्स या एज ए डेस्टिनेशन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है मूव कर सकते हैं सेगमेंट रजिस्टर के अंदर भी। सेगमेंट रजिस्टर कौन से हैं हमारे पास, सी एस रजिस्टर है, डी एस रजिस्टर है, इसके अलावा ई एस रजिस्टर है। ये हमारे पास जो इनको हम कहते हैं सेगमेंट रजिस्टर, और इसके अलावा एस एस रजिस्टर है। तो ये चार रजिस्टर जो है ये सेगमेंट रजिस्टर है। कोड सेगमेंट सी एस रजिस्टर, डेटा सेगमेंट डी एस रजिस्टर, इसके अलावा स्टैक सेगमेंट एस एस रजिस्टर जो होता है, और एक्स्ट्रा सेगमेंट ई एस रजिस्टर। तो चार ही जनरल पर्पस रजिस्टर है हमारे पास, ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स, और चार ही हमारे पास जो है वो सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं। तो आपकी डेस्टिनेशन जो है वो सेगमेंट रजिस्टर भी हो सकता है, यानी आप सोर्स ऑपरेंड जो है वो एक जनरल पर्पस रजिस्टर है और डेस्टिनेशन जो है एक सेगमेंट रजिस्टर है, तो आप उनके बीच में भी मूव ऑपरेशन
कर सकते हैं। इसी तरह आपकी डेस्टिनेशन जो है वो मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है, यानी कि हम इस तरह लिख सकते हैं कि मूव word1, AX। तो अब डेस्टिनेशन क्या है, वो word1 है, यानी हम मेमोरी के अंदर जो है AX रजिस्टर की वैल्यू को मूव करवा रहे हैं। तो आपकी जो है डेस्टिनेशन वो मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है। ताहम डेस्टिनेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती। सोर्स जो है वो आपका जनरल पर्पस रजिस्टर है, डेस्टिनेशन कांस्टेंट है, ऐसा अलाउड नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये ऑपरेशन करते हैं कि मूव 5, AX, तो अब डेस्टिनेशन क्या है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो लिहाजा ऑब्वियसली ये जो है एक इलीगल ऑपरेशन होगा। इसी तरह जो है सोर्स जो है वो आपका, अगर आप ये सेकंड रो इस टेबल की देखें तो सोर्स जो है वो आपका सेगमेंट रजिस्टर है, ठीक है। डेस्टिनेशन जो है वो आपका जनरल पर्पस रजिस्टर हो सकता है, यस दैट्स टोटली फाइन। इसी तरह अगर सोर्स सेगमेंट रजिस्टर है तो डेस्टिनेशन सेगमेंट रजिस्टर नहीं हो सकता, यानी आप एक सेगमेंट रजिस्टर से दूसरे सेगमेंट रजिस्टर के अंदर जो है डायरेक्टली वैल्यू जो है उसको मूव नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ प्रिसाइजली द रीज़न कि वो जो हमने कल प्रोग्राम देखा था और उसके अंदर हमने देखा था कि जी हमारे मेन प्रॉप के अंदर जो पहली 2 लाइंस होती हैं वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मूव AX एट द रेट ऑफ डेटा, और उसके बाद अगली लाइन में हमने लिखा था मूव DS, AX। तो वहाँ पे अब ये सवाल बनता था कि जी डायरेक्टली हम एट द रेट ऑफ डेटा जो है उसको DS के अंदर क्यों नहीं मूव कर लेते। तो उसकी रीज़न यही थी कि आप जो है डेटा सेगमेंट रजिस्टर जो है उसको एज ए डेस्टिनेशन ऑपरेंड रख के उसके अंदर जो है आप एक कांस्टेंट वैल्यू जो है मूव नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें पहले क्या करना पड़ रहा है, हम उसको एक जो है जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर मूव करते हैं AX के अंदर, और उसके बाद उस AX को जो है हम DS के अंदर मूव करते हैं। इसी तरह ये थर्ड जो है हम क्या कर सकते हैं कि हमारा सोर्स जो है वो सेगमेंट रजिस्टर है, उसकी वैल्यू जो है हम मेमोरी के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज़ टोटली फाइन। ओके, सोर्स जो है वो मेमोरी लोकेशन है, डेस्टिनेशन आपकी जनरल पर्पस रजिस्टर हो सकता है, ये भी ठीक है। इसी तरह सोर्स जो है वो मेमोरी लोकेशन है, लेकिन डेस्टिनेशन जो है वो सेगमेंट रजिस्टर है, ये भी अलाउड है। ओके, बट मेमोरी टू मेमोरी जो है वो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, यानी आप ऐसे नहीं कर सकते कि मूव X, Y। अब क्या है कि यहाँ पे सोर्स भी मेमोरी वेरिएबल है X, Y, और X जो है वो यहाँ पर डेस्टिनेशन वेरिएबल है, ये भी मेमोरी लोकेशन है। तो लिहाजा मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशन जो है ये अलाउड नहीं है। देन सोर्स जो है वो आपका कांस्टेंट हो सकता है, इस कांस्टेंट को आप जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर भी मूव कर सकते हैं, लेकिन सेगमेंट रजिस्टर के अंदर मूव नहीं कर सकते। ताहम कांस्टेंट को मेमोरी के अंदर मूव किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं मूव word1, 5, यानी आप एक कांस्टेंट वैल्यू को मेमोरी के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, ये थी मूव इंस्ट्रक्शन। तो पहली बात इसमें ये हमने देखी है कि मूव इंस्ट्रक्शन जो है इसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स जो हैं इन दोनों का साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए, साइज़ मिसमैच नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि सोर्स की वैल्यू जो है वो कॉपी होती है, उसकी एक कॉपी जो है वो शिफ्ट हो जाती है डेस्टिनेशन के अंदर, तो एट द एंड दोनों के अंदर जो है सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के अंदर सेम वैल्यू होगी। और दूसरा जो है हमने थर्डली जो है ये कॉम्बिनेशंस देखे हैं कि सोर्स और डेस्टिनेशन की कौन कौन से कॉम्बिनेशंस जो है अलाउड हैं। क्या हम जनरल रजिस्टर टू जनरल रजिस्टर मूव कर सकते हैं, या हम जनरल रजिस्टर से सेगमेंट रजिस्टर के बीच में, या मेमोरी टू मेमोरी मूव कर सकते हैं। तो ये तमाम जो है कॉम्बिनेशन जो हो सकते हैं पॉसिबल, वो इस टेबल के अंदर दिए हुए हैं। उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारे पास एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन। एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि ये स्वैप जिस तरह हम करते हैं कि A और B 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, हमने उन दोनों की वैल्यू को स्वैप करना है, यानी एट द एंड जो है हमारे पास क्या हो कि A के अंदर B की वैल्यू आ जाए और B वेरिएबल के अंदर A वेरिएबल की वैल्यू जो है वो शिफ्ट हो जाए। इसको हम कहते हैं एक्सचेंज ऑपरेशन या स्वैप, आम जुबान में हम इसको बोलते हैं। तो XCHG जो है ये हमारे पास एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन है। जो दो जो हमारे ऑपरेंड्स होंगे डेस्टिनेशन और सोर्स, उनको आपस में उनकी वैल्यू को एक दूसरे के साथ जो है वो शिफ्ट कर देती है। तो इसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो टेबल में गिवन है कि आपका सोर्स जो है वो जनरल पर्पस रजिस्टर हो सकता है, और एक जनरल रजिस्टर की वैल्यू को दूसरे जनरल रजिस्टर के अंदर आप मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक्सचेंज AX, BX, तो दोनों जो हैं हमारे जनरल रजिस्टर्स हैं, तो इनकी वैल्यू जब आपस में
इंटरचेंज हो जाएगी। इसी तरह सोर्स जो है वो जनरल रजिस्टर है और डेस्टिनेशन जो है वो आपकी मेमोरी लोकेशन हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक्सचेंज वर्ड 1 कॉमा AX, तो अब वर्ड 1 क्या है, मेमोरी है, और सोर्स हमारा क्या है, वो AX है। तो हम इनकी वैल्यू का आपस में चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। देन सोर्स जो है वो आपका मेमोरी लोकेशन है और उसको आप जनरल रजिस्टर के अंदर जो है वो मूव कर सकते हैं, बट मेमोरी टू मेमोरी आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। दिस मीन्स कि आप ऐसे नहीं लिख सकते एक्सचेंज A कॉमा B, जबकि A और B दोनों क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है, दूसरे अल्फाज में। तो आप A और B की वैल्यू को डायरेक्टली आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते, इनमें से एक का रजिस्टर होना लाजमी है। आइदर या तो वो सोर्स होना चाहिए या आपका डेस्टिनेशन, इनमें से एक जो है वो इट मस्ट बी अ रजिस्टर। ओके, अनदर थिंग इज कि यहाँ पे ये जो आप इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, मूव AH कॉमा A, ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होती है तो व्हाट हैपन्स। अब A जो होता है ये एक करेक्टर है, क्योंकि ये सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज्ड है। दिस मीन्स जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो जो A का ASCII कोड है, डेट इज़ डेसिमल में अगर मैं बात करूँ तो वो 65 होता है। तो 65 जो है उसकी जो भी बाइनरी वैल्यू बनेगी दैट विल बी शिफ्टेड इनटू AH रजिस्टर, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर इंटरनली उसको नहीं पता कि ये A है या B है, उसको तो जस्ट ASCII कोड्स का पता है। तो वो इस A को जो है जब हम शिफ्ट कर रहे हैं AH के अंदर, तो दिस मीन्स के AH के अंदर जो वैल्यू जाएगी दैट विल बी द बाइनरी कोड ऑफ दिस कैरेक्टर A। तो आप 65 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, जो भी बाइनरी कोड उसका बनेगा वो वैल्यू आपकी AH रजिस्टर के अंदर जाएगी। ओके, एज यू कैन रीड हियर कि इट मूव्स द नंबर 41H। 41 क्या है, ये 65 का इक्विवेलेंट है, यानी ASCII कोड है A का, कैरेक्टर A का। तो ये जो है ये उसकी वैल्यू जो है उसके अंदर जा रही है। ओके, अनदर थिंग इज कि जब हम मूव ऑपरेशन करते हैं तो डेस्टिनेशन के अंदर अगर ऑलरेडी कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो रिमेंबर वो वैल्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन थी मूव AX कॉमा, सपोज करें वर्ड 1, तो AX के अंदर जो है बिफोर एग्जीक्यूशन 5 पड़ा हुआ था। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो AX की जो ये प्रीवियस वैल्यू 5 है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है, और जो वर्ड 1 की वैल्यू है वो इसको ओवरराइट कर देगी AX की प्रीवियस वैल्यू 5 को। तो लिहाजा जो है ये एक आप कह लें कि डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन है, जिसमें डेस्टिनेशन के जो प्रीवियस कंटेंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो आप दोबारा उनको रिट्रीव नहीं कर सकते। अगर इसी तरह एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर भी यही कंडीशन है कि डेस्टिनेशन और सोर्स जो है दोनों का साइज सेम होना चाहिए। दोनों 8 बिट के भी हो सकते हैं, 16 बिट के भी हो सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल के अंदर क्या है कि हमारे ये ऑपरेंड्स जो हैं ये दोनों 8 बिट ऑपरेंड्स हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, BL और AH जो है इनकी वैल्यू को आपस में स्वैप कर रहे हैं। तो BL की वैल्यू जो है वो AH में चली जाएगी और AH की वैल्यू जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी BL रजिस्टर के अंदर। इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल है, इसके अंदर जो है एक्सचेंज AX कॉमा वर्ड 1 है। अब इसके अंदर क्या है कि आपका जो मेमोरी वर्ड 1 है इसकी वैल्यू चली जाएगी AX रजिस्टर के अंदर और AX रजिस्टर की वैल्यू जब वो शिफ्ट हो जाएगी वर्ड 1 मेमोरी के ऊपर। ओके, ये वही बात है दोबारा, रिस्ट्रिक्शन ऑन मूव एंड एक्सचेंज। तो पहला ये देखें आप, इलीगल ऑपरेशन है, मूव वर्ड 1 वर्ड कॉमा वर्ड 2। इलीगल क्यों है, क्योंकि डेस्टिनेशन भी हमारी वेरिएबल है और सोर्स जो है वो भी वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल्स को आप डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जो है, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के अंदर आप मूव नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है। अगर इस तरह हमें लेट्स से कि हमें वर्ड 1 वर्ड 2 की वैल्यू जो है उसको वर्ड 1 के अंदर शिफ्ट करना है, ठीक है, तो हम इसको अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि आप पहले जो है वर्ड 2 जो है उसकी वैल्यू शिफ्ट करें किसी रजिस्टर के अंदर, जैसा कि AX के अंदर हमने उसको शिफ्ट कर दिया, और उसके बाद आप AX को शिफ्ट करें वर्ड 1 के अंदर। तो इस तरह जो है आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि आप ये जो डायरेक्टली हम शिफ्ट नहीं कर सकते वर्ड 2 को वर्ड 1 के अंदर, तो हम जो है पहले उसको रजिस्टर के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, फिर उस रजिस्टर जो है उसको आगे हम फिर उस मेमोरी के ऊपर जो है वो कॉपी कर देते हैं।
ओके उसके बाद जो है हमारे पास कुछ और मज़ीद बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि ऐड इंस्ट्रक्शन है, सबट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन है, इंक्रीमेंट है और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर ये जो फर्स्ट टू हैं ऐड और सबट्रैक्ट, ये तो है बाइनरी इंस्ट्रक्शंस, मीन के इनके दो ऑपरेंड्स होंगे। जस्ट लाइक जिस तरह मूव और एक्सचेंज जो है वो भी बाइनरी इंस्ट्रक्शंस थी कि उसके भी दो ऑपरेंड्स होते हैं, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन ऑपरेंड। ताहम ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन है ये सिंगल ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है, इनका एक ही ऑपरेंड होगा। ओके अब ये करती क्या है, तो ऐड और सबट्रैक्ट जैसा कि इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐड इंस्ट्रक्शन जो है ये ऐड करती है और सबट्रैक्ट जो है ये हम सबट्रैक्ट ऑपरेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ऐड इसका सिंटेक्स जो है वो ये दिया हुआ है, ऐड डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। दिस मीन्स कि ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, ये सोर्स की वैल्यू को डेस्टिनेशन की जो प्रीवियस वैल्यू है उसके अंदर ऐड करती है और उसके बाद रिजल्ट जो आएगा एडिशन का उसको डेस्टिनेशन के अंदर दोबारा स्टोर कर देती है। तो डेस्टिनेशन की जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मिसाल के तौर पे लेट्स से कि डेस्टिनेशन जो थी उसकी प्रीवियस वैल्यू थी 5, सोर्स की वैल्यू है 2। तो जब ये एडिशन परफॉर्म होगी 5 + 2 तो रिजल्ट 7 जो है वो डेस्टिनेशन को ओवरराइट कर देगा। तो डेस्टिनेशन की जो प्रीवियस वैल्यू 5 है दैट विल बी ओवररिटन बाय द रिजल्ट 7। सेम बिहेवियर है सबट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन का, ये भी उसी तरह काम करती है कि डेस्टिनेशन जो है उसमें से हम सबट्रैक्ट करेंगे सोर्स को और जो रिजल्ट आएगा वो दोबारा डेस्टिनेशन के ऊपर स्टोर हो जाएगा और डेस्टिनेशन की लिहाजा प्रीवियस वैल्यू जो है वो अगेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके ये एग्जांपल है उसकी, ऐड word1 AX। सो अब हम क्या कर रहे हैं, word1 एक मेमोरी वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू है उसके अंदर AX रजिस्टर की वैल्यू ऐड होगी और word1 जो है उसको हम अपडेट कर देंगे वहाँ पे, अब ये रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। ओके इस ऑपरेशन में AX जो है वो अनचेंज्ड है, यानी उसके अंदर चेंज नहीं आएगा जब ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा, लेकिन word1 जो है वो चेंज हो जाएगा, उसकी प्रीवियस वैल्यू जो है वो ओवर रिटन हो जाएगी बाय द रिजल्ट ऑफ दिस एडिशन ऑपरेशन। ये सबट्रैक्ट की एग्जांपल है, सबट्रैक्ट AX, DX, यानी ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, AX में से DX के कंटेंट्स को हम माइनस करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको AX के ऊपर दोबारा स्टोर कर दिया जाएगा। ओके इसके लीगल कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं, इसमें भी पहली बात तो वही है, ये तमाम इंस्ट्रक्शन के लिए चीज़ सेम है कि जब भी आप 2 ऑपरेंड यानी कोई बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो सोर्स और डेस्टिनेशन जो है इनका साइज सेम होना चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन है कि जितनी भी बाइनरी इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो मूव है, ऐड है, सबट्रैक्ट है, एक्सचेंज है, इन तमाम के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन जो है दोनों का साइज सेम होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सिंटैक्स एरर आ जाएगा उसके ऊपर। ओके इसके अलावा मज़ीद फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं कि सोर्स जो है ऐड के केस में और सबट्रैक्ट के केस में आपका एक जनरल रजिस्टर हो सकता है और दूसरा डेस्टिनेशन भी जनरल रजिस्टर हो सकती है। इसी तरह अगर सोर्स जनरल रजिस्टर है तो डेस्टिनेशन जब आपकी मेमोरी भी हो सकती है। द ओनली इलीगल ऑपरेशन इज़ कि मेमोरी टू मेमोरी आप ऐड या सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहते हैं कि ऐड x, y, अब क्या है दोनों मेमोरी वेरिएबल्स हैं तो लिहाजा ये अलाउड नहीं है क्योंकि ये दोनों मेमोरी अब हो गई है, तो मेमोरी टू मेमोरी जो है ये ऐड या सबट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तहम आपकी अगर डेस्टिनेशन रजिस्टर है तो आप उसके अंदर कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं, यानी आप ये लिख सकते हैं मूव AX, 5। तो ये क्या करेगी इंस्ट्रक्शन कि 5 जो है वैल्यू ये जो कि कांस्टेंट है उसको ऐड कर देगी AX के कंटेंट्स के अंदर और AX को अपडेट कर देगी। इसी तरह आपका डेस्टिनेशन जो है वो मेमोरी हो सकती है और उसके अंदर आप कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऐड x, 5, तो इसका बिहेवियर भी उसी तरह है कि 5 वैल्यू जब आपकी x के अंदर ऐड होगी और x जो है उसको हम अपडेट कर देंगे। ओके ये अब यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हमारे पास ये एक इंस्ट्रक्शन है सबट्रैक्ट AX, DX और बिफोर वी एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन इनकी प्रीवियस वैल्यू क्या है कि AX के अंदर 0, 0, 0 पड़ा हुआ है और DX के अंदर जो है 0, 0,
1 पड़ा हुआ है। अब जब ये सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन होगा तो ये जो 0001 है, रिमेंबर ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसी तरह ये जो ये 0000 है ये भी एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो dx की वैल्यू जब वो ax में से सब्ट्रैक्ट होगी और ax जो है उसको अपडेट कर दिया जाएगा, dx के अंदर चेंज नहीं आएगा। तो ये आप देखें आफ्टर एग्जीक्यूशन dx जो है उसकी वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। लेकिन ax की वैल्यू जब वो इस सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन जब ये कंप्लीट होता है तो वो अपडेट हो जाएगी, दैट विल बी f, ठीक है। ओके, यू कैन डू दिस सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन ऑन योर नोटबुक के ये कैसे हो रहा है। तो सिंपली जो है हम 0000 में से 0001 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ऑपरेशन कैसे वर्क कर रहा है। क्योंकि ax के अंदर अगर मैं डेसिमल में बात करूं तो क्या पड़ा हुआ है, ये 000 इक्विवेलेंट टू व्हाट नंबर इन डेसिमल, एनीवन, क्या किसी को पता है ये किसके इक्वल होगा। ये जो है ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये 0000 हेक्सा नंबर जो है इट इज़ इक्वल टू 0 इन डेसिमल। इसी तरह ये जो नंबर है 0001 ये डेसिमल में इक्विवेलेंट टू 1 है। इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो आप देखेंगे कि यही आंसर आ रहा है, ax इज इक्वल टू 0 एंड dx इज इक्वल टू 1। तो एक्चुअली हमारा ऑपरेशन क्या हो रहा है, हम 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारा ऑपरेशन है 0 माइनस 1। तो जब आप 0 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, -1, ठीक है। और ये आंसर जो है ax के अंदर ये जो f पड़ा हुआ है इसको अगर आप कन्वर्ट करें यूजिंग 2's कम्प्लीमेंट तो ये -1 के इक्वल आता है। तो लिहाजा हमारा ax जो है इट कंटेन्स नाउ -1। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन। इंक्रीमेंट के इंस्ट्रक्शन जो है ये एक यूनरी इंस्ट्रक्शन है, मींस के इसका सिंगल ऑपरेंड होता है। एज यू कैन सी हियर इंक्रीमेंट वर्ड 1। तो वर्ड 1 क्या है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर 1 ऐड कर देगा प्रोसेसर। तो ये आप देखें बिफोर एग्जीक्यूशन जो है हमारे पास वर्ड 1 के अंदर पड़ा हुआ है 2, 0002 जो है ये डेसिमल 2 के इक्वल है। तो जब ये इंक्रीमेंट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वर्ड 1 की वैल्यू जब अपडेट हो जाएगी और उसके अंदर अब स्टोर होगा 0003 जो कि डेसिमल में 3 के इक्वल होगा। ओके, दिस इज अनदर एग्जांपल, ऐड BL, 5। तो BL के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसके अंदर 5 जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, वो हम ऐड कर देंगे और BL को अपडेट कर देंगे। Okay, this is an example of illegal add operation. Add byte 1, byte 2. इलीगल क्यों है, क्योंकि दोनों जो है वो मेमोरी वेरिएबल्स हैं। बाइट 1 जो है ये 8 बिट जो है वैल्यू है, एक वेरिएबल है। इसी तरह बाइट 2 जो है ये एक और 8 बिट वेरिएबल है। तो साइज तो दोनों के सेम है कि दोनों 8 बिट्स के हैं, ठीक है, लेकिन दोनों मेमोरी लोकेशंस हैं, लिहाजा हम दो मेमोरी लोकेशंस को डायरेक्टली चूँकि ऐड नहीं कर सकते, इसलिए जो ये इलीगल है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन अगेन वही सिंपल है कि आप बाइट 2 को किसी रजिस्टर के अंदर मूव कर दें, उसके बाद आप ऐड कर दें उस रजिस्टर को बाइट 1 के अंदर। तो ये देखें आप, हमने पहले क्या किया, हमने जो है बाइट 2 को मूव किया AL रजिस्टर के अंदर। अब देखें यहाँ पे हम AL इस्तेमाल कर रहे हैं, AX इस्तेमाल नहीं कर रहे या BX इस्तेमाल नहीं कर रहे। रीज़न क्या है, क्योंकि बाइट 2 जो है ये 8 बिट वैल्यू है, तो अब आपको 8 बिट रजिस्टर ही इस्तेमाल करना होगा। आप यहाँ पे AH भी इस्तेमाल कर सकते हैं, BH भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आप 8 बिट रजिस्टर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये AL ही होना चाहिए, इट कुड बी एनी रजिस्टर। ओके, उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि उस रजिस्टर को ऐड कर देना है मेमोरी बाइट 1 के अंदर। तो इस तरह जो आपकी ये दो जो वेरिएबल्स हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंटैक्स है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन का। इंक्रीमेंट डेस्टिनेशन और डिक्रीमेंट डेस्टिनेशन, यानी ये जो डेस्टिनेशन है
यही आपकी जो है उसी के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है, और डिक्रीमेंट के केस में उसी के अंदर जब वो वैल्यू बाय 1 डिक्रीज़ हो जाती है। ओके, ये उसकी एग्जांपल है इंक्रीमेंट वर्ड 1। तो वर्ड 1 एक 16 बिट वेरिएबल है, और उसके अंदर जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल ऐड 1 टू द कंटेंट्स ऑफ वर्ड 1। इसी तरह डिक्रीमेंट बाइट 1, अच्छा ये 8 बिट भी हो सकती है डेस्टिनेशन आपकी, और 16 बिट भी हो सकती है। तो ये एग्जांपल है कि अब आपकी डेस्टिनेशन जो है वो 8 बिट है। तो बाइट 1 क्या है, ये 8 बिट वेरिएबल है। तो जब हम डिक्रीमेंट करेंगे इसको तो बाइट 1 में से 1 जो है वो प्रोसेसर सब्ट्रैक्ट कर देगा और बाइट 1 को अपडेट कर देगा, यानी ये उसको बाय 1 डिक्रीज कर देगा। ओके, यू कैन सी हियर कि बिफोर एग्जीक्यूशन हमारे पास बाइट 1 के अंदर पड़ा हुआ है एफ 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 ई। तो जब आप इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये डिक्रीमेंट बाइट 1 ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, तो ई में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, यानी आप बाइनरी में पूरे एफ 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 ई को कन्वर्ट कर लें, उसके बाद उसमें से 1 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल सी हमारे पास आंसर आएगा एफ 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 डी। तो बाइट 1 जो है वो ये वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। ओके, अनदर सिंगल ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन इज नेगेट इंस्ट्रक्शन। नेगेट इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि ये अपने जो डेस्टिनेशन होती है, यानी बी एक्स जो है इस केस में, ये उसकी वैल्यू जो भी वैल्यू होगी, अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देगी, और अगर नेगेटिव होगी तो उसको पॉजिटिव कर देगी, यानी ये उसका साइन चेंज करती है। ठीक है, वैल्यू इटसेल्फ चेंज नहीं होगी, जस्ट उसकी यानी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी नंबर की, लेकिन उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर बी एक्स जो है ये फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर पड़ा हुआ था +3, तो जब ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी तो बी एक्स के अंदर क्या होगा, -3। और अगर सपोज करें बी एक्स के अंदर पड़ा हुआ था बिफोर एग्जीक्यूशन -5, तो जब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी नेगेट बी एक्स की, तो बी एक्स के अंदर जब वो +5 जो है वो उसको अपडेट कर देगा, यानी उसका साइन सिंपली इसने चेंज करना है। ओके, यू कैन सी हियर कि बी एक्स में हमारे पास पड़ा हुआ था डेसिमल में अगर मैं देखूं तो ये नंबर 2 बनता है, तो 2 पड़ा हुआ था। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एफ 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 ई, और ये इक्वल है -2 के। ठीक है, यानी साइन चेंज हो गया। अच्छा, ये अब आई होप कि ये आपको पता होगा कि ये हम एफ 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 ई हमें हमारे पास कैसे आ रहा है, यानी साइन कैसे चेंज होता है। सिंपली आपने क्या करना है, ये जो 2 है ना हमारे पास, इसको यानी इस हेक्सा नंबर को आप कन्वर्ट कर लें 16 बिट बाइनरी नंबर के अंदर। ठीक है, तो यानी ये वाला पहला 0 जो है इसके अगेंस्ट 4 बाइनरी जीरोस लिखेंगे आप, दूसरे 0 के अगेंस्ट भी 4 बाइनरी जीरोस आ जाएंगे, और थर्ड हेक्सा 0 के अगेंस्ट अगेन 4 बाइनरी जीरोस लिखेंगे आप। इसी तरह इस 2 को आपने कन्वर्ट कर देना है बाइनरी फॉर्म के अंदर, 4 बिट बाइनरी फॉर्म के अंदर, जो कि होगी 0010। ठीक है, अब ये जो आपके पास 16 बिट बाइनरी नंबर है, आपने क्या करना है, आपने इसका 2's कम्प्लीमेंट लेना होता है। तो 2's कम्प्लीमेंट जब हम किसी नंबर का लेते हैं, किसी बाइनरी नंबर का, तो रिमेंबर वो नंबर जो है वो अपना साइन, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो जाती है, सॉरी साइन चेंज हो जाता है मैग्नीट्यूड में। यानी जब हम इसका 2's कम्प्लीमेंट लेंगे इस बाइनरी 16 बिट बाइनरी नंबर का, ठीक है, तो ये जो है ये -2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप उस बाइनरी फॉर्म को -2 की जो बाइनरी फॉर्म आपके पास आएगी उसको दोबारा हेक्सा में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बिकम एफ 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 ई। ओके, यहाँ पे हम आप जो है इसको अपनी नोटबुक्स पे ज़रा करके देखें कि क्या वाकई ऐसे ही हो रहा है, यही आंसर आता है। मेरे ख्याल में आपको 2's कम्प्लीमेंट आता होगा, ये ज्यूम कि वो आपने पढ़ा होगा। 2's कम्प्लीमेंट हम कैसे लेते हैं कि पहले आपने 1's कम्प्लीमेंट लेना होता है। 1's कम्प्लीमेंट क्या होता है कि आपने बाइनरी जो भी बाइनरी नंबर है उसकी बिट्स को रिवर्स कर देना है। यानी अगर मेरे पास एक बिट है 0, तो जब मैं उसका 1's कम्प्लीमेंट लूँगा तो वो रिवर्स क्या होगा, उसका उलट क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह अगर वो ऑलरेडी 1 है तो इसका 1's कम्प्लीमेंट क्या होगा, 0। तो ये होता है 1's कम्प्लीमेंट। तो 2's कम्प्लीमेंट हम कैसे लेते हैं कि पहले हमने लेना होता है 1's कम्प्लीमेंट उस बाइनरी नंबर का, उसके बाद हमने उसके अंदर जो है 1 बाइनरी नंबर ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो अब आपके पास 2's कम्प्लीमेंट होगा। मिसाल के तौर पे लेट्स सी के ओके,
ओके, लेट्स से कि हमारे पास ये एक बाइनरी नंबर है 1001। अब इसका वंस कम्प्लीमेंट क्या होगा, डैट विल बी 0110। ये इसका वंस कम्प्लीमेंट है। अब इसका टूस कम्प्लीमेंट यानी ये जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, इसका टूस कम्प्लीमेंट कैसे आएगा, यानी इसका पहले हमने वंस कम्प्लीमेंट दिया है ये वाला, उसके बाद जो है हम इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम 1110। तो ये उसका जो है टूस कम्प्लीमेंट होगा। तो एग्जैक्टली फॉलोइंग द सेम जो है आप इसको कन्वर्ट कर लें। ये जो आपके पास है 0002, इसको पहले बाइनरी फॉर्म के अंदर लेके आए, 16 बिट बाइनरी फॉर्म के अंदर, फिर उसका जो है आप वंस कम्प्लीमेंट लेंगे, फिर उसके अंदर आपने 1 ऐड करना है। तो यू विल सी कि आपके पास ये आंसर आ जाएगा FFE। ओके, देन ओके, नेगेट जो है ये आपकी डेस्टिनेशन जो है, ये उसका सिंटेक्स है नेगेट डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन जो है इट कैन बी अ रजिस्टर और अ मेमोरी लोकेशन, लेकिन आप डायरेक्टली किसी कांस्टेंट की वैल्यू को नेगेट नहीं कर सकते। यानी आपकी इंस्ट्रक्शन ये नहीं हो सकती नेगेट 5। अब 5 क्या, ये कांस्टेंट है, तो डेस्टिनेशन जो है इट मस्ट बी अ रजिस्टर और इट शुड बी अ मेमोरी लोकेशन। तो या तो ये वेरिएबल होना चाहिए या फिर इसको रजिस्टर होना चाहिए। तो एज फार एज साइज इज कंसर्न, तो साइज जो है इसका ये 8 बिट भी हो सकता है और 16 बिट भी हो सकता है। तो आप दोनों के ऊपर जो ये ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, अब ये देखें, ये इंस्ट्रक्शन है हमारी मूव AX, बाइट 1। इलीगल इंस्ट्रक्शन है। इलीगल क्यों है, क्योंकि बाइट 1 जो है ये 8 बिट वैल्यू है, उसको आप मूव कर रहे हैं 16 बिट डेस्टिनेशन AX के अंदर, लिहाजा ये इलीगल है। ओके, बट ये जो है हमारे पास इंस्ट्रक्शन मूव AH, A, ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग जो है उसको AH रजिस्टर के अंदर, एक करेक्टर जो है उसको मूव कर रहे हैं AH के अंदर। तो ये इलीगल नहीं है, ये लीगल है। क्यों लीगल है, क्योंकि ये आपकी 8 बिट ASCII कोड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा AH के अंदर। अच्छा, इसी तरह ये जो मूव AX, A जो आप देख रहे हो, ये भी लीगल इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, ये लीगल क्यों है, अब आप कह सकते हो जी ये ASCII कोड तो 8 बिट था, आप उसको, आपकी डेस्टिनेशन जो है हमारी वो तो है 16 बिट, तो ये तो मिसमैच है, तो ये लीगल कैसे है। तो रिमेंबर कि जब इस तरह का केस होगा कि आप जो है ये कोई 8 बिट आपके पास ये जैसे करेक्टर है, आप इसकी वैल्यू मूव कर रहे हैं एक डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर जो कि 16 बिट है, तो ये 8 बिट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 16 बिट ASCII कोड के अंदर। 16 बिट ASCII कोड के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा, तो वो ऐसे होता है कि जो ओरिजिनल 8 बिट्स हैं वो तो इसकी एज इट इज़ रहेंगी, जो इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट फर्दर 8 बिट्स हैं वो आपने 000 से फिल कर देनी है। और आपको पता है कि अगर अपर साइड पे हम यानी हायर बाइट के अंदर अगर आप 00 लगा देते हैं तो उससे कोई नंबर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसे ही है कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 रुपीज़ है, अगर मैं कहूँ मेरे पास 10 रुपीज़ है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब यही है कि मेरे पास 10 रुपये है, ठीक है। तो इसी तरह जो है आप जब ये 8 बिट ASCII नंबर जो है इसकी अगर अपर साइड जो है उसके ऊपर 8 zeros और अटैच कर दें तो नंबर जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो A ही रहेगा। तो इस तरह जो है ये आप इसको AX के अंदर मूव कर सकते हैं। ओके, ये उसने बल्कि ये लिखा भी हुआ है कि जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी मूव AX, A, तो AX के अंदर अब क्या आ जाएगा 0041। 41 क्या था, ये तो ओरिजिनल ASCII कोड है इस करेक्टर A का। ये जो अपर बाइट थी यानी AH वाला पार्ट जो है उसका, उसके अंदर क्या चला जाएगा 00। यानी इंटरनली ये कैसे स्टोर होगा कि AX के आपको पता है 2 पार्ट्स होते हैं, AL पार्ट और AH पार्ट। तो आपका ये जो 41 है ये जाएगा AL पार्ट के अंदर, और ये जो 00 है हेक्सा ये जाएगा आपका AH पार्ट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह जो ये नंबर इंटरनली जब वो स्टोर हो रहा होगा। ओके, देन जो है हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पे C++ के अंदर आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम असेंबली के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सबसे पहली है असाइनमेंट स्टेटमेंट, हम A की वैल्यू B को असाइन कर रहे हैं, तो इसको असेंबली के अंदर आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिंपली जो है आपने क्या करना है, A जो है उसको किसी रजिस्टर के अंदर मूव कर देना है और उसके बाद उस रजिस्टर को B के अंदर मूव कर देना है।
अच्छा, आप डायरेक्टली मूव बी कॉमा ए नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स हैं। तो मूव जो है वो अलाउ नहीं करती कि दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन वेरिएबल्स हों। तो डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते मूव बी कॉमा ए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो मूव ऑपरेशंस यूज़ करने पड़ेंगे। पहला मूव ऑपरेशन क्या करेगा कि ए की वैल्यू मूव करेगा ए एक्स के अंदर, उसके बाद उस ए एक्स को आपने मूव कर देना बी के अंदर। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस सिंगल स्टेटमेंट बी इज इक्वल टू ए। ओके, इसी तरह ये एक और इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, ए जो है डेट इज इक्वल टू 5 माइनस ए। अब इसको हमने कैसे करना है, अब ए जो है अगेन डेट इज अ वेरिएबल। रिमेंबर कि हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास वेरिएबल्स ही होते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है, अगर मैं नहीं भी कह रहा वेरिएबल, तो इट मीन्स कि ए या बी जो भी हम ए बी सी कहते हैं, इट मीन्स कि वो वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं। ओके, अब ये सबट्रैक्ट ऑपरेशन हमें चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये सबट्रैक्शन फॉर्म करने के लिए। और दूसरा जो है हमें यहाँ पे मूव ऑपरेशन भी चाहिए कि उसके बाद जो है हम इसको मूव कर सकें। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो है 5 को मूव कर दिया ए एक्स के अंदर, यानी हमारा जो है 5 वैल्यू इस कांस्टेंट को हमने मूव कर दिया ए एक्स के अंदर। उसके बाद हमारी अगली इंस्ट्रक्शन है सबट्रैक्ट ए एक्स कॉमा ए। तो अब आपने क्या किया, उस 5 में से सबट्रैक्ट कर दिया ए को। तो अभी हमने क्या किया, इतना काम किया, ठीक है। पहली दो इंस्ट्रक्शन क्या कर रही हैं, वो आपकी ये वाला इतना ऑपरेशन कंप्लीट कर रही है 5 माइनस ए। उसके बाद जो रिजल्ट आना है उसको वेरिएबल ए के अंदर स्टोर करना है। अब ये जो सबट्रैक्ट ऑपरेशन हुआ है, इसने रिजल्ट कहाँ पे स्टोर किया है, ए एक्स के अंदर। तो लिहाजा अब हमें चाहिए वो ए के अंदर हम उसको शिफ्ट करें। तो हमें एक और मूव ऑपरेशन चाहिए होगा। ये मूव ऑपरेशन क्या कर रहा है कि ये जो रिजल्ट आया था सबट्रैक्शन का, उसको अब मेमोरी वेरिएबल ए के ऊपर मूव कर रहा है। अगेन रिमेंबर कि डायरेक्टली आप मेमोरी टू मेमोरी सबट्रैक्ट ऑपरेशन नहीं कर सकते, लिहाजा हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे कि सबट्रैक्ट 5 कॉमा ए, दैट वाज नॉट अलाउड। तो इसलिए जो हमें ये 3 इंस्ट्रक्शंस लगानी पड़ी कि पहले हमने 5 को मूव किया ए एक्स के अंदर, फिर हमने ए एक्स में से ए को सबट्रैक्ट किया, और फाइनली जो है हम फिर ए एक्स की वैल्यू को ए के अंदर शिफ्ट करते हैं। ओके, देयर इज़ अनदर वे कि ये जो सेम ऑपरेशन है, इसको ज़रूरी नहीं है कि हम इसी तरह करें। इसको और कैसे कर सकते हैं कि आप जो है ए को नेगेट कर दें। पहले ए को नेगेट करने से क्या होगा कि ए की जो भी वैल्यू है वो माइनस में चेंज हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि उस वैल्यू के अंदर जो है 5 ऐड कर देना है, बिकॉज ये जो ऑपरेशन है इसको हम लिख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अगर ये वैल्यू जो है मेरे पास एज इट इज़ है, तो इसके अंदर हम 5 जो है वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि नेगेट ए, और उसके बाद आप 5 जो है वो ए के अंदर ऐड करते हैं। तो ये देखें दोनों के अंदर डिफरेंस, ये यहाँ पे हमें 3 इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, और यहाँ पे जो है हम वही काम नेगेट और ऐड ऑपरेशन के थ्रू जो है वो बाय यूजिंग 2 इंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। ओके, ये नेगेट्स, ये देखें ये नेगेट क्या है, इसने क्या किया, डैट कन्वर्ट्स ए इंटू माइनस ए, और ए को माइनस ए के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने उस माइनस ए को 5 के अंदर ऐड कर दिया, और आपका ए जो है वो अपडेट हो जाएगा, उसके अंदर रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। ओके, देन जो है ये हमारे पास एक और इंस्ट्रक्शन है हाई लेवल लैंग्वेज की, डेट इज़ ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है। अब रिमेंबर ये मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, 2a का मतलब क्या है, 2a का मतलब ये है कि हम इसको कह सकते हैं कि आप a को 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 2 इंटू, अगर a की फॉर एग्जांपल वैल्यू है 3, ठीक है, तो 2 इंटू 3 का क्या मतलब है, 2 इंटू 3 मीन्स 6। और ये 6 मैं कैसे एडिशन के थ्रू भी लेके आ सकता हूँ, जैसे मैं अगर a को यानी 3 को 2 टाइम्स ऐड करूँ तो फिर भी आंसर 6 ही आएगा। तो लिहाजा ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है डेट इज इक्वल टू एडिशन ऑपरेशन। तो दूसरे अल्फाज में हमें क्या करना पड़ेगा, हम हमारा ऑपरेशन था b माइनस 2 इंटू ए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b माइनस ए माइनस ए, ठीक है, यानी हम 2 टाइम्स जो है a को सबट्रैक्ट कर रहे हैं b में से। गॉट इट। तो लिहाजा अकॉर्डिंग टू दिस जो है हमारी ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है कि सबसे पहले हमने b को मूव किया ए एक्स के अंदर, उसके बाद हमने किया सबट्रैक्ट ए एक्स कॉमा ए। तो ये a जो है एक दफ़ा b में से सबट्रैक्ट हो गया,
उसके बाद हम फिर कर रहे हैं सबट्रैक्ट ए एक्स कॉमा ए, ये सेकंड टाइम जो है ए आपका सबट्रैक्ट हो रहा है ए एक्स में से, और उसके बाद जो है हम ए एक्स जो है उसको स्टोर कर रहे हैं मेमोरी ए के ऊपर। तो दिस स्टेटमेंट जो है दैट इज इक्वल टू दीज 4 स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मोस्टली ये जो एग्जांपल्स हैं हमारी, यहाँ पे ए एक्स रजिस्टर इस्तेमाल हो रहा है। तो रिमेंबर, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। ए एक्स की बजाय आप बी एक्स, सी एक्स या डी एक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ये ज्यूम नहीं करना कि ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है या मूव करना है तो हमेशा डेस्टिनेशन हमारी जो है वो ए एक्स रजिस्टर होना चाहिए। इट कुड बी एनी जनरल पर्पस रजिस्टर, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सच। ओके, उसके बाद है प्रोग्राम स्ट्रक्चर की। असेंबली लैंग्वेज जो है उसके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये थोड़ा सा हमने कल डिस्कस भी किया था जब हमने लैब में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको मेमोरी में 3 सेगमेंट्स जो एलोकेट होते हैं। सेगमेंट्स क्या होते हैं, ये आपका मेमोरी एरिया होता है जिसके अंदर आपका प्रोग्राम जो है वो स्टोर होता है। तो 3 सेगमेंट्स किस लिए होते हैं, एक सेगमेंट होता है हमारे कोड को स्टोर करने के लिए कि जिसके अंदर हमारे प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस स्टोर होंगी, और दूसरा सेगमेंट होता है जिसके अंदर हमारे प्रोग्राम का डेटा यानी वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स वगैरह स्टोर किए जाते हैं, उसको डेटा सेगमेंट कहते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे पास स्टैक एरिया होता है मेमोरी के अंदर, यानी स्टैक सेगमेंट होता है। और स्टैक सेगमेंट हमें इसलिए चाहिए होता है कि जो हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं या जो हमारे एड्रेसेस होते हैं वो आपको स्टैक के ऊपर आपका सिस्टम स्टोर करता है। तो यू कैन रीड कि मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट्स, कोड, डेटा एंड स्टैक। ईच पार्ट ऑक्युपाइज अ मेमोरी सेगमेंट, यानी ये कोड, डेटा और स्टैक हर एक को एक एक सेगमेंट चाहिए होता है। और एक सेगमेंट जो है इसका साइज कितना होगा, दैट विल बी लेस और इक्वल टू 64 किलोबाइट इन केस ऑफ कोड एंड डेटा। स्टैक का साइज हम खुद डिफाइन करते हैं, दैट इज़ 100 हेक्सा लोकेशंस अगर आप जो है, लेकिन वो मैक्सिमम जो है अगर आप डिफाइन, फर्स्ट करो आपने डॉट स्टैक 100h नहीं लिखा प्रोग्राम के अंदर, आप सिंपली लिखते डॉट स्टैक, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फिर वो कितनी स्टैक एलोकेट करता है, दैट इज़ 1K। तो 1 किलो स्टैक जो है वो एलोकेट करता है। तो ये साइज सबका, यानी तीनों सेगमेंट्स का रिमेंबर के साइज सेम नहीं होगा, सिर्फ कोड और डेटा का साइज सेम हो सकता है, दैट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम अप टू 64 किलोबाइट, ठीक है। लेकिन स्टैक जो है वो हमेशा दैट इज़ मैक्सिमम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1K तक जाती है, बाकी नॉर्मली जो है हम उसको 100K तक जो है वो एनफ होता है, सॉरी 256 बाइट्स तक एनफ होता है, तो हम उसको 100H जो है वो मेंशन करते हैं। Okay, then each program segment is translated into a memory segment by the assembler. अब ये जो assembler क्या करता है, ये जो डॉट डेटा हमने प्रोग्राम के अंदर लगाया था या डॉट कोड लगाया था, ये क्या है, ये assembler के लिए इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्टिव है कि उसने क्या करना है, उसने एक सेगमेंट मेमोरी के अंदर एलोकेट करना है और उस सेगमेंट का जो एड्रेस होता है फिर उसको वो लोड कर देता है assembler सेगमेंट रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो इस सेंटेंस का यही मतलब है कि ईच प्रोग्राम सेगमेंट इज ट्रांसलेटेड इनटू अ मेमोरी सेगमेंट बाय द असेंबलर, यानी प्रोग्राम के अंदर ये जो हम सेक्शन डिफाइन कर रहे हैं, डॉट कोड, डॉट डेटा, डॉट स्टैक, तो असेंबलर क्या करेगा, असेंबलर इसके अगेंस्ट आपको मेमोरी एरियाज या मेमोरी सेगमेंट्स, मोर प्रिसाइजली हम उसको कहते हैं, मेमोरी सेगमेंट्स जो है वो डिफाइन करके देता है और उन सेगमेंट्स के जो स्टार्टिंग एड्रेसेस होते हैं वो उनके रिस्पेक्टिव रजिस्टर्स के अंदर लोड करता है। ओके, सो मेमोरी मॉडल्स जो हैं कल हमने डिस्कस किया था लैब के अंदर कि मेमोरी मॉडल्स जो हैं हम डॉट मॉडल स्मॉल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इज़ नॉट द सिंगल मेमोरी मॉडल, इसके अलावा भी असेंबली के अंदर कुछ मेमोरी मॉडल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मॉडल एक्चुअली होता क्या, ये डायरेक्टिव करता क्या है, डॉट मॉडल स्मॉल, ये जो है एक्चुअली असेंबलर के लिए इंस्ट्रक्शन है कि उसने जो है कोड का और डेटा सेगमेंट का डिफाइन करने हैं और वो कितने होने चाहिए, ठीक है। तो साइज ऑफ कोड एंड डेटा सेगमेंट जो है वो डिफाइन होता है हमारे इस मॉडल के थ्रू। साइज ऑफ कोड एंड डेटा अ प्रोग्राम कैन हैव इज डिटरमिन्ड बाय स्पेसिफाइंग अ मेमोरी मॉडल यूजिंग द डॉट मॉडल डायरेक्टिव।
ओके, अब कौन कौन से मॉडल्स हैं हमारे? स्मॉल है, टेबल 4.4 के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा मीडियम है, कॉम्पैक्ट है, लार्ज मॉडल है और ह्यूज मॉडल है। तो ये हमारे पास और चॉइसेस हैं, स्मॉल की, मीडियम की, कॉम्पैक्ट की, लार्ज की, ह्यूज की। यानी आप यहाँ पे डॉट मॉडल के बाद ये जो मेमोरी मॉडल मेंशन करते हैं, अब आप इन चॉइसेस में से मेंशन कर सकते हैं डॉट मॉडल स्मॉल, या फिर आप लिख सकते हैं डॉट मॉडल मीडियम, या फिर लिखेंगे डॉट मॉडल कॉम्पैक्ट, या फिर लिखेंगे डॉट मॉडल लार्ज। अच्छा, अब इसका इफेक्ट क्या होता है? अगर तो आप स्मॉल इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका असेंबलर जो है वो 2 सेगमेंट एलोकेट करेगा, एक कोड के लिए और इसी तरह एक सेगमेंट जो है वो डेटा के लिए होगा। ठीक है, तो 2 सेगमेंट जो है वो आपके प्रोग्राम के होंगे और मैक्सिमम साइज जो इन सेगमेंट्स का डेट विल बी अप टू 64 किलोबाइट। उसके बाद मीडियम अगर आप इस्तेमाल करते हैं फिर क्या होता है? उस केस में आपका कोड जो है डेट विल बी स्टोर्ड इन मोर देन 1 सेगमेंट्स। यानी आप कह लें कि अगर आपका कोड जो है वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, 64 किलोबाइट के अंदर नहीं आ रहा इंस्ट्रक्शन जो है, उनका साइज़ ज़्यादा है, तो अब ऑब्वियसली आप स्मॉल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि स्मॉल की मैक्सिमम जो है वो लिमिट जो कोड की है डेट इज़ 64 किलोबाइट। तो अगर कोड उससे ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब हमें एक से ज़्यादा सेगमेंट्स चाहिए कोड के लिए, तो फिर हमें मीडियम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मीडियम क्या कर रहा है? कोड जो है डेट विल बी प्लेस्ड इन मोर देन 1 सेगमेंट्स, हाउएवर डेटा के लिए एक ही सेगमेंट एलोकेट होगा। ठीक है, उसके बाद है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट के अंदर क्या है कि कोड आपका एक सेगमेंट में स्टोर होगा लेकिन आपका डेटा बहुत ज़्यादा था। ठीक है, कोड छोटा है, कोड का इशू नहीं है, लेकिन डेटा का इशू है, डेटा हमारा बहुत ज़्यादा है जिसको हमने प्रोसेस करना है, तो लिहाजा डेटा के लिए हमें वो एक सेगमेंट के अंदर नहीं आ रहा, तो अब आप कॉम्पैक्ट इस्तेमाल करेंगे। ओके, लार्ज के केस में क्या होता है? कोड जो है डेट विल बी स्टोर्ड इन मोर देन 1 सेगमेंट एंड सिमिलरली डेटा जो है डेट विल आल्सो बी स्टोर्ड इन मोर देन 1 सेगमेंट्स एंड जो अरेज आपके प्रोग्राम की होंगी दे कैन नॉट बी लार्जर देन 64 किलोबाइट्स। उसके बाद ह्यूज मॉडल है। ह्यूज मॉडल में भी वही है कि कोड के लिए एक से ज़्यादा सेगमेंट्स एलोकेट होंगे, डेटा के लिए भी एक से ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे, और ये जो रिस्ट्रिक्शन थी लार्ज में कि अरेज जो है वो 64 किलोबाइट से बड़ी नहीं हो सकती, वो अब आपकी 64 किलोबाइट से बड़ी हो सकती है। तो नॉर्मली हम जो है जो प्रोग्राम्स लिखेंगे ज़्यादातर वो यही मॉडल इस्तेमाल करेंगे स्मॉल, क्योंकि हम कोई इतना बिगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, तो वो छोटे छोटे हमारे प्रोग्राम्स हैं, तो ये हमारे लिए एनफ होगा स्मॉल मॉडल जो है। उसके बाद है जी डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट जो है वो क्या होता है? उसके अंदर हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इसके अलावा कांस्टेंट डेफिनेशन जो है वो भी यहीं पे की जाती हैं, लेकिन कांस्टेंट के लिए ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट का आपको पता है कि उसकी मेमोरी एलोकेशन नहीं होती, तो लिहाजा जो है वो आप इससे हट के भी कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस जो है वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है वो यही होती है कि कांस्टेंट को भी यहीं पे हम मेंशन करते हैं ताकि सारा डेटा जो है एक ही जगह पे हो और हमें इजीली हम डिटरमिन कर सकें कि कौन से कांस्टेंट्स हैं, कौन से वेरिएबल्स हमारा प्रोग्राम जो इस्तेमाल कर रहा है। ओके, तो इसका तरीक़ेकार वही है डॉट डेटा। उसके बाद जो है हम अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं, तो पहले 3 तो वेरिएबल्स हैं और लास्ट वाला जो है ये कांस्टेंट है। लास्ट वाला कैसे कांस्टेंट है? क्योंकि वहाँ पे ये इक्वेट जो है, इक्वेट जो डायरेक्टिव है ये बता रहा है हमें कि ये एक कांस्टेंट है, मास्क नेम जो है, ठीक है, और इसकी ये वैल्यू बाइनरी वैल्यू है 01100101। ओके, नाउ ये वर्ड 1 वर्ड 2 ये 2 वेरिएबल्स हैं और इनका साइज़ क्या है? ये इसका साइज़, दोनों का साइज़ जो है वो 16 बिट है। DW ये बता रहा है डिफाइन वर्ड, यानी ये असेंबलर को बता रहा है कि वर्ड 1 एक 16 बिट वेरिएबल डिफाइन कर दो और उसकी वैल्यू जो है वो 2 होनी चाहिए, यानी इसको 2 से इनिशियलाइज करते हैं। इसी तरह वर्ड 2 जो है ये एक अनदर दूसरा वेरिएबल है हमारे पास, ये भी 16 बिट होगा और इसकी वैल्यू होगी 5। देन कम्स अनदर थर्ड वेरिएबल मैसेज MSG। अच्छा, इसका जो है स्पेसिफायर जो है साइज स्पेसिफायर वो है DB डिफाइन बाइट। इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रिंग हम डिफाइन कर रहे हैं दिस इज़ अ मैसेज, ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है, ये सिंगल कोट में भी हो सकती है, डबल कोट में भी हो सकती है, डजेंट मैटर। तो इसका हर एलिमेंट जो है वो 1 बाइट लेगा, तो टोटल जो है ये कितने बाइट्स लेगा? आप ये तमाम इसके कैरेक्टर्स काउंट कर लें इंक्लूडिंग दी स्पेसेस, ये बीच में जो स्पेसेस हैं ये भी काउंट करनी है।
तो ये टोटल इसका साइज़ होगा यानी ये कितनी बाइट्स जो है मेमोरी के अंदर ले रहा है। तो अगर मैं दिस की बात करूँ तो दिस लेगा आपकी 4 बाइट्स। इसी तरह उसके बाद स्पेस है, ये 5th बाइट होगी। आई जो है ये 6, एस के लिए 7th बाइट चाहिए होगी। आगे फिर स्पेस है वो 8th बाइट लेगी। ए जो है वो 9th बाइट के अंदर स्टोर होगा। तो इस तरह जो ये आपका मैसेज जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। उसके बाद है स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट जो है ये इसका सिंटेक्स है डॉट स्टैक साइज। साइज़ जो है ये ऑप्शनल होता है। तो नॉर्मली हम 100 लिखते हैं, 100H का मतलब होता है कि ये हेक्सा नंबर है ना 100, तो इसको अगर बाइनरी में डेसिमल में मैं कन्वर्ट करूँ तो ये बनता है 256। तो दिस मीन्स कि 256 बाइट्स जो है ये हम साइज उसका मेंशन कर रहे हैं स्टैक का। लेकिन अगर आपने मेंशन नहीं किया हो तो 1 किलोबाइट जो वो स्टैक एलोकेट करेगा। अच्छा, स्टैक हमें क्यों चाहिए? पर्पस जो है स्टैक का वो क्या है? डेट इज़ टू रिजर्व अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी जिसको हम स्टैक एरिया कहते हैं, और उसके अंदर वो स्टैक स्टोर करता है। स्टैक क्या होती है? स्टैक मीन्स कि आपके जो एड्रेसेस होते हैं जब यानी फंक्शन प्रोसीजर कॉल्स होंगे तो जो एड्रेसेस होंगे कि कहाँ पे कंट्रोल वापस रिटर्न करना है वो स्टैक के ऊपर आएंगे। इसी तरह जो है जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो भी आपके स्टैक के ऊपर डिफाइन हो सकते हैं। तो इन डिटेल हम स्टैक को देखेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। तो अभी आपने परेशान नहीं होना अगर आपको नहीं भी पता चल रहा कि ये स्टैक हम क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना आप जहन में रख लें कि डॉट स्टैक क्या कर रहा है। ये स्टैक डिफाइन करता है और उसके साथ जो हम उसका साइज मेंशन करते हैं। बाकी इन डिटेल हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट जो है इसके अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, और इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? डॉट कोड और उसके बाद नेम ऑप्शनल होता है। ठीक है, ये नेम हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखो, अगर आपके एक से ज़्यादा यानी सेगमेंट्स हैं कोड के, जैसा कि अगर आप ह्यूज मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो या आप लार्ज मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में ऑब्वियसली कोड जब एक से ज़्यादा सेगमेंट्स के अंदर स्टोर हो रहा है तो वहाँ पे फिर अब आपको नेम बताना पड़ता है कि आप किस कोड सेगमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन स्मॉल के अंदर चूँकि एक ही हमारा सेगमेंट होता है कोड का, तो नेम फिर ऑप्शनल है, नेम बताना फिर ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप देना चाहें तो ये आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं उसका सेगमेंट का नेम। ओके, उसके बाद जो है हम लिखते हैं नेम प्रॉक। नेम क्या है? ये आपने इस प्रोसीजर का नेम देना, ये यूज़र डिफाइंड होता है। तो नॉर्मली हमारा जो एक प्रोसीजर होता है वो क्या होता है? मेन होता है। तो हमने क्या किया था? मेन प्रॉक। तो ये तो मस्ट है ना, मेन प्रॉक आपका एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होता है कि अगर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके अंदर मेन प्रोसीजर होना लाजमी है। लेकिन आप इसके अलावा भी प्रोसीजर्स डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह आप हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर करते हैं कि आपने सपोज करें कि आपने C++ का प्रोग्राम लिखा फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। तो आप क्या करते हैं? फैक्टोरियल कैलकुलेशन का कोड जो है वो एल्गोरिदम एक सेपरेट फंक्शन के अंदर रख देते हैं, जिसको फंक्शन को आप कह देते हैं फैक्ट। तो मेन अब फंक्शन क्या करता है? वो कॉल करता है इस फैक्ट को। तो इसी तरह हम मेन के अलावा भी प्रोसीजर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो उस केस में फिर ये जो नेम है ये आपका वो बताएगा कि आपने फैक्ट प्रोसीजर डिफाइन किया है या आपने कोई और प्रोसीजर डिफाइन किया है, व्हाटएवर द नेम इज़। और उस प्रोसीजर की बॉडी के अंदर फिर आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, और जब प्रोसीजर एंड हो जाता है तो आपने क्या लिखना है? नेम एंड पी। ये नेम वही होगा जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो ये एंड पी डायरेक्टिव ये बता रहा है कि यहाँ पे अभी आपका प्रोसीजर जो है ये टर्मिनेट हो गया। तो बीच में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी यहाँ पर वो तमाम की तमाम इस प्रोसीजर से बिलोंग कर रही होंगी। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ आप कह लें जिस तरह आप ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं फंक्शन के लिए, फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करने के लिए कि फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ओपनिंग ब्रेस से लेके और क्लोजिंग ब्रेस तक जो है ये फंक्शन की बॉडी है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास नेम प्रॉक से लेके नेम एंड पी तक जो है उस प्रोसीजर की वो बॉडी होती है, जिसके अंदर उस प्रोसीजर से रेलेवेंट जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी जाती हैं। ओके, पुटिंग इट ऑल टुगेदर, तो ये हमारा टेम्पलेट बन जाता है। डॉट मॉडल स्मॉल, उसके बाद डॉट स्टैक 100 लिखना है, डॉट डेटा लिखेंगे, यहाँ पे फिर आपका डेटा डेफिनेशन आ जाएंगी। उसके बाद डॉट कोड लिखा जाएगा, मेन प्रॉक लिखा जाएगा,
फाइनली जो है मेन एंड पी और एंड में। तो ये जो है ये एक टेम्पलेट है। बाकी अब आपने इस टेम्पलेट के अंदर फिलिंग करनी है कि डेटा के अंदर आप डेटा डेफिनेशंस सारी यहाँ पे दोगे और जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो आपकी मेन प्रॉप के अंदर यहाँ पे आ जाएंगी। और अगर आप कोई और प्रोसीजर डिफ़ाइन कर रहे हैं तो वो आपका मेन एंड पी के बाद आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये जब हम प्रोसीजर पढ़ेंगे ना और आगे के फर्दर हम प्रोसीजर्स कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये हम वहाँ पे जाके डिस्कस करेंगे कि दूसरे प्रोसीजर्स कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो अभी तक हम जो है सिर्फ एक ही प्रोसीजर डिफ़ाइन करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, एंड दैट प्रोसीजर विल बी मेन। ओके, कल हमने बात की थी प्रोग्राम के अंदर जो हमने लिखा था इंटरप्ट 21H, उसको हमने इस्तेमाल किया था। तो ये क्या चीज़ है, ये INT इंस्ट्रक्शन जो है ये क्या चीज़ है, इसका क्या पर्पस होता है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, बिफोर दैट जो है लेट्स हैव अ 5 मिनट ब्रेक। तो 5 मिनट ब्रेक के बाद जो है वैसे भी इसका टाइम जो है वो मीटिंग का हमारा एंड होने वाला है, तो मैं 5 मिनट बाद इसको दोबारा जो है वो रिज्यूम करूँगा मीटिंग को। तो यू कैन हैव ब्रेक, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सेम जो लिंक दिया गया है आपको इसका मीटिंग का, उसी के थ्रू आप इसको 5 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है जी।